सरफेस पर, जहां हम अपोलो 11 मिशन का वो पल देखते हैं जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चांद पर कदम रखा था और यूएस का फ्लैग मून पर लगाया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर अर्थ पर आता है, जहाँ हम एक लड़के माइक को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ सर्फिंग कर रहा है। आगे पता चलता है कि उसके डैड स्कॉट नासा में एक एस्ट्रोनॉट है और आज उनका जन्मदिन है। वो सभी मिलकर उसके दादाजी फ्रैंक से मिलने जाते हैं, जो खुद भी एक एस्ट्रोनॉट थे लेकिन अब एक रिटायरमेंट होम में रहते हैं। वहाँ पहुँचने पर माइक देखता है कि इस बार भी उनके दादाजी उनसे मिलने से मना कर देते हैं। यहाँ समझ आता है कि स्कॉट और उसके डैड की बिल्कुल नहीं बनती और शायद इसीलिए वो अपने घर से दूर यहाँ रहते हैं। माइक बहुत उदास होता है लेकिन उसकी मॉम को विश्वास है कि एक दिन वो उनकी नाराजगी दूर करके उन्हें घर ले आएंगे। आगे हम एक बहुत ही अमीर आदमी कार्सन को देखते हैं जिसकी दुनिया भर में एनर्जी बनाने वाली कंपनियां हैं। वो बताता है कि कैसे उसके पिता हमेशा से मून पर जाना चाहते थे लेकिन नासा ने उन्हें कभी अलाउ नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी मून पर जाने वाली थ्योरी झूठी साबित हो जाएगी। माइक भी अपने पिता के साथ उसका प्रोग्राम देखता है और पूछता है कि नासा दोबारा मून पर जाकर कार्सन को गलत साबित क्यों नहीं करता। तब उसके पिता बताते हैं कि नासा को दोबारा ऐसा पावरफुल रॉकेट बनाने में टाइम लगेगा। उधर कार्सन सबको अपना बनाया एक रॉकेट दिखाता है और कहता है कि वो अपने पिता के लिए मून पर जाएगा और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला इंसान होगा। यूएस प्रेसिडेंट को भी इस बात का पता चलता है कि कार्सन मून पर जाकर अपोलो 11 के सारे सबूत मिटाना चाहता है ताकि नासा को झूठा साबित कर सके। प्रेसिडेंट कहती है कि वो डायरेक्टली उसे अरेस्ट नहीं कर सकते वरना पब्लिक उसकी बात को सच मान लेगी, इसीलिए वो अपनी टीम से कोई दूसरा रास्ता निकालने को कहती है। इधर माइक और उसके दोस्तों की बातों से पता चलता है कि उसके दादा फ्रैंक भी अपोलो 11 पर जाने वाले थे लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे वो मिशन से बाहर हो गए। उस दिन के बाद उन्होंने बिना किसी को कुछ बताए खुद को फैमिली से अलग कर लिया और तब से वो लोग उन्हें वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो उसके डैड के एक कलीग को आते देखते हैं जो किसी बात से बहुत एक्साइटेड है। वो स्कॉट को बताता है कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर है कि उन्हें तुरंत एक मून मिशन प्लान करना होगा, इससे पब्लिक को मून लैंडिंग पर यकीन हो जाएगा और कार्सन का प्लान फेल हो जाएगा। आगे वो बताता है कि इस मिशन के लिए नासा अपना पुराना सैटर्न 5 रॉकेट यूज करने वाला है जो पिछले 40 सालों से यूजलेस पड़ा है। स्कॉट को इस बात का डर है कि नए एस्ट्रोनॉट्स इतना पुराना रॉकेट ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तब उसका दोस्त बताता है कि नासा इसमें कुछ रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट्स की मदद लेने वाला है। माइक और उसके दोस्त भी ये सुन लेते हैं और वो ये न्यूज अपने दादाजी को भी देना चाहता है। वो तीनों उनके रिटायरमेंट होम जाते हैं जहाँ मार्टी अपने गिरगिट एगोर की मदद से माइक और एमी को अंदर पहुँचा देता है। माइक किसी तरह अपने दादाजी तक पहुँच जाता है और एक लेटर देता है जिसमें उन दोनों की एक तस्वीर भी है। इधर कार्सन को प्रेसिडेंट के प्लान का पता चलता है और वो अपने साथियों को बताता है कि कैसे वो मून पर जाकर हीलियम 3 नाम की एक गैस माइन करना चाहता है जिसकी मदद से वो अनलिमिटेड पावर सोर्स बना सकता है। अगले दिन माइक मार्टी और एमी के साथ नासा के ट्रेनिंग सेंटर जाता है जहाँ वो सैटर्न 5 रॉकेट को देखते हैं। तभी रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट की बस आती है और माइक अपने दादाजी को उसमें ना पाकर उदास हो जाता है। तभी एक आदमी उसके डैड स्कॉट को उसके ट्रेनर से मिलवाता है और पता चलता है कि ये उसके दादाजी फ्रैंक ही हैं। स्कॉट को थोड़ी हैरानी होती है लेकिन माइक ये देखकर बहुत खुश होता है। उधर कार्सन अपने एक आदमी को रिपोर्टर बनाकर भेजता है ताकि वो नासा के मिशन को बिगाड़ सके। आगे हम उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जहाँ माइक के जिद करने पर स्कॉट उन तीनों को लैंडर की एक राइड देता है। यहाँ कार्सन का वो रिपोर्टर किसी तरह लैंडर का फ्यूल कैप उड़ा देता है। स्कॉट और बच्चे तो पैराशूट से नीचे आ जाते हैं लेकिन वो लैंडर क्रैश हो जाता है। इस हादसे में स्कॉट का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और वो इस बात का जिम्मेदार फ्रैंक को मानता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने लैंडर में पूरा फ्यूल नहीं डाला था। उसकी वाइफ उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन स्कॉट को लगता है कि उसके डैड की वजह से उसका ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। इधर कार्सन हीलियम 3 से कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और गलती से अपने एक असिस्टेंट गैट्स को मार डालता है। उसे इस बात का बिल्कुल पछतावा नहीं होता और वो अपने दूसरे असिस्टेंट गिग को बताता है कि हीलियम 3 को वेपन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो अपने डैड और दादाजी के बीच बढ़ती दूरियों को लेकर बहुत परेशान है और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सैटर्न 5 रॉकेट में छुपकर मून तक जाने की सोचता है ताकि अपने डैड का मिशन और दादाजी का सपना पूरा कर सके। मार्टी और एमी भी इस काम में उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। आगे के कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि वो तीनों खुद को उसी तरह ट्रेन करते हैं जैसे कि नासा असली एस्ट्रोनॉट्स को करता है। जल्दी ही टेक ऑफ का दिन आ जाता है और वो लोग अंदर
घुसने का प्लान बनाते हैं। वो लोग लॉन्च पैड के पास बनी एक झील के थ्रू अंदर आने की सोचते हैं, लेकिन पता चलता है कि वहाँ पानी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। वो गार्ड से बचते हुए किसी तरह अंदर आते हैं, लेकिन देखते हैं कि मार्टी फेंस में फंस गया है। मार्टी उन्हें आगे बढ़ने को कहता है और उसका गिरगिट आइगोर भी उनके साथ चला जाता है। इधर कार्सन भी अपना लॉन्च शुरू करता है और हम देखते हैं कि नासा और उसके बीच स्पेस रेस के लिए लोग बहुत एक्साइटेड है। माइक और एमी भी किसी तरह बचते हुए रॉकेट तक आ जाते हैं और हैच के अंदर चले जाते हैं। उधर सिक्योरिटी मार्टी को पकड़ लेती है और फ्रैंक को उनके प्लान के बारे में पता चलता है। वो दोनों को निकालने रॉकेट में जाता है, लेकिन तभी कार्सन का रिपोर्टर टाइम से पहले ही लॉन्च एक्टिवेट कर देता है। उन्हें लगता है कि बिना क्रू के नासा का रॉकेट मून पर जाने की बजाय स्पेस में ही कहीं खो जाएगा। स्कॉट भी वहाँ आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड के अलावा माइक और एमी भी अंदर हैं। वो तुरंत फ्रैंक को वहाँ से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन पता चलता है कि रॉकेट के दरवाजे सील हो चुके हैं। अब उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो इजेक्ट कर जाए लेकिन उससे ये रॉकेट तबाह हो जाएगा, या फिर वो मून तक की इस जर्नी को कंप्लीट करे। फ्रैंक इजेक्ट करने की सोचता है, लेकिन माइक लीवर तोड़ देता है। स्कॉट भी समझ जाता है कि अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और वो अपनी टीम को तैयार करता है ताकि वो सही सलामत इस रॉकेट को मून तक ले जाए। फ्रैंक स्कॉट से एग्री होता है और दोनों बच्चों को स्पेस सूट देता है। इधर वो रिपोर्टर पकड़ा जाता है और उन्हें पता चलता है कि इसके पीछे कार्सन का ही हाथ है। प्रेसिडेंट तुरंत पुलिस को उसे रोकने को कहती है, लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही कार्सन लॉन्च कर जाता है और देखते ही देखते वो दोनों रॉकेट स्पेस में पहुँच जाते हैं। प्रेसिडेंट को कार्सन के हीलियम 3 माइन करने के प्लान का भी पता चलता है और वो समझ जाती है कि अब फ्रैंक और वो दोनों बच्चे ही मून पर फ्लैग ढूंढकर ये प्रूव कर सकते हैं कि नासा वहाँ पहले भी जा चुका है। माइक की मॉम समैंथा भी कंट्रोल सेंटर में आती है और स्कॉट उसे यकीन दिलाता है कि फ्रैंक उन्हें सही सलामत वापस ले आएगा। उधर स्पेस में कार्सन को पता चलता है कि नासा के रॉकेट में कोई है जो उसे चला रहा है और वो उसे नष्ट करने के लिए कुछ रोबोट्स भेजता है। फ्रैंक उन्हें रोकने जाता है, लेकिन उन रोबोट्स के बीच फंस जाता है। ये देखकर माइक बाहर जाता है और उन रोबोट्स को हटाने में अपने दादाजी की मदद करता है। वो लोग वापस अंदर आते हैं, जहाँ फ्रैंक माइक को थैंक्स बोलता है और कहता है कि वो एक बहादुर लड़का है। रात को समैंथा फ्रैंक को बताती है कि लाइफ ने उसे अपना सपना पूरा करने का दूसरा मौका दिया है और इसमें माइक का बहुत बड़ा हाथ है। आगे हम देखते हैं कि कार्सन मून पर पहुंच गया है और अपनी मशीन की मदद से वहां से हीलियम 3 माइन कर रहा है। फ्रैंक भी स्कॉट और बच्चों की मदद से किसी तरह मून पर लैंड कर जाता है और यह देखकर मिशन कंट्रोल में सब बहुत खुश होते हैं। एमी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है जो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो रही है और जल्दी ही वो तीनों मून पर अपना पहला कदम रखते हैं। आगे वो रोवर की मदद से पिछले मिशन में लगाए उस फ्लैग की तरफ जाते हैं ताकि दुनिया को नासा की सच्चाई प्रूव कर सके, लेकिन वहाँ आकर वो देखते हैं कि यहाँ तो कार्सन का फ्लैग लगा हुआ है। अर्थ पर भी सब ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और तभी माइक को कार्सन की मशीन दिखती है जो हीलियम इकट्ठा कर रही है। वो एमी को इसे रिकॉर्ड करने को कहता है, लेकिन तभी एक मशीन उनका एंटीना तोड़ देती है जिससे अर्थ पर सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। कार्सन यूएस के उस फ्लैग को लेकर जाने लगता है और ये तीनों रोवर से उसका पीछा करते हैं। माइक एगोर को भेजता है और वो कार्सन को चकमा देकर फ्लैग ले आता है। जाते जाते कार्सन फ्रैंक को उठा लेता है और माइक और एमी एक खाई में गिरने से बाल बाल बचते हैं। कार्सन एक रोबोट के थ्रू उन तक मैसेज भेजता है कि वो फ्लैग के बदले अपने दादाजी को बचा सकते हैं और माइक ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। उस रोबोट के पीछे जाते हुए एमी के फोन पर अचानक कुछ मैसेज आने लगते हैं और वो देखते हैं कि आइगोर पर एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है। पता चलता है कि कंट्रोल रूम में बैठे मार्टी ने कुछ पुराने रेडियोस की मदद से उन तक मैसेज पहुंचाने का तरीका ढूंढ लिया है। वो लोग कार्सन के रॉकेट तक आते हैं जिसने खुद को एक बहुत बड़े बेस में बदल लिया है। वहाँ वो उसे ढेर सारी हीलियम 3 माइन करते हुए देखते हैं। वो लोग उसे फ्लैग देकर फ्रैंक को छुड़ा लेते हैं, लेकिन कार्सन फिर भी गिग को उन सबको मारने को बोलता है। जहाँ माइक और एमी बड़ी चालाकी से कार्सन के मुंह से उसका प्लान उगलवा लेते हैं कि कैसे वो इस हीलियम की मदद से हथियार बनाना चाहता है और अगर कोई कंट्री उसके अगेंस्ट गई तो वो उसे बर्बाद कर देगा। पता चलता है कि एमी छुपकर ये सब रिकॉर्ड कर रही थी और आइगोर पर लगे ट्रांसमीटर से ये सब पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हो रहा था। अर्थ पर सबको उसके इरादों का पता चल जाता है और ये देखकर प्रेसिडेंट भी बहुत खुश होती है। यहाँ आइगोर बड़ी चालाकी से कार्सन से वो फ्लैग चुरा लेता है और वो सब बचकर भागने लगते हैं। आगे वो तीनों अलग हो जाते हैं और फ्रैंक एक सेल में गिर जाता है जिससे उसका हेलमेट क्रैक हो जाता है। माइक उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसे बताता है कि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है और वो उसे कुछ बताना चाहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैसे अपोलो 11 मिशन से पहले स्कॉट को चिकन पॉक्स हो गया था जिससे फ्रैंक भी इन्फेक्ट हो गया और मून पर नहीं
जा पाया। उसने पहले तो स्कॉट को इसका जिम्मेदार समझा, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि ऐसा करके उसने स्कॉट के साथ बहुत गलत किया और इस गिल्ट की वजह से वो उनसे दूर हो गया। स्कॉट भी कंट्रोल सेंटर में यह सब सुन लेता है और उसे बहुत दुख होता है। इससे पहले कि फ्रैंक अपनी स्टोरी खत्म कर पाए, माइक एगोर की मदद से उसे निकाल लेता है, लेकिन वो देखते हैं कि कार्सन उन्हें रोकने आ रहा है। माइक फ्रैंक को लैंडर में जाने को कहता है क्योंकि उनके ऑक्सीजन बहुत कम है और वो खुद एमी के साथ कार्सन से भिड़ जाता है। वो दोनों वहाँ पड़े कुछ सामान को स्की की तरह यूज करके भागने लगते हैं। मार्टी भी आइगोर में लगे कुछ मिनी रॉकेट्स को रिमोटली एक्टिवेट करके उनकी मदद करता है। फ्रैंक भी टाइम रहते लैंडर तक आ जाता है और अपना सूट रिप्लेस करता है। इधर माइक एमी को बताता है कि उन्हें किसी भी तरह कार्सन के माइनिंग बेस को तबाह करना होगा ताकि अर्थ को उससे कोई खतरा ना हो। वो कार्सन को अपने पीछे लगाकर बेस तक आते हैं और कार्सन अपने रोवर से खुद ही उस जगह को तबाह कर देता है। फ्रैंक को सबको लगता है कि वो दोनों मारे गए हैं, लेकिन तभी वो आइगोर को उन्हें लाता हुआ देखते हैं। फिर वो उस फ्लैग को उसकी सही जगह लगाते हैं और अर्थ पर भी लोगों को सच्चाई का पता चल जाता है। आगे हम उन्हें अर्थ पर वापस आता देखते हैं, जहाँ नासा का हेलीकॉप्टर उन्हें निकाल कर एक शिप पर ले आता है। सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फ्रैंक और स्कॉट भी पुरानी बातें भुलाकर एक हो जाते हैं। एंड सीन में हम कार्सन और गिग को स्पेस में देखते हैं, जहाँ पता चलता है कि गिग असल में एक एंड्रॉइड है जिसे गैग ने बनाया था। कार्सन उसे गले लगाकर स्पेस की गहराइयों में चला जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।